नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज से हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मैंने फिगर ऑफ स्पीच को ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन उन वीडियोस के साथ कुछ कॉपीराइट का इशू आ गया था, जिसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। तो फिर से मैं और बेहतर तरीके से सारी फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करूंगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार का काम क्या होता है? ये किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। ये लिटरेचर के आर्टिस्टिक ब्यूटी को बढ़ा देता है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत होते हैं और हर एक फिगर ऑफ स्पीच की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर फिगर ऑफ स्पीच को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां से भी कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसको रिजेम्बलेंस के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें होगा सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी। रिजेम्बलेंस यानी समानता के आधार पर, ठीक है। तो समानता के आधार पर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होंगे? सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जो कंट्रास्ट के आधार पर क्लासिफाइड किए जाते हैं। कंट्रास्ट यानी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करके अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। इसमें आएगा एंटीथेसिस, एपिग्राम और ऑक्सीमोरॉन। देखो, एंटीथेसिस में दो अलग अलग स्टेटमेंट एक साथ रखे जाएंगे। एपिग्राम ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होता है, इसमें भी एंटीथेटिकल आइडियाज आते हैं। और ऑक्सीमोरॉन में ध्यान रखना, दो ऑपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में आसपास रखे जाते हैं। तो ध्यान रखना, एंटीथेसिस, एपिग्राम, ऑक्सीमोरॉन ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको कंट्रास्ट के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन है एसोसिएशन के आधार पर। एसोसिएशन यानी संयोग के आधार पर। इसमें क्या होगा? इसमें कोई फीलिंग्स, थॉट्स या थिंग्स को किसी दूसरे व्यक्ति या थिंग्स के साथ एसोसिएट करके कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत दो फिगर ऑफ स्पीच आपको याद करना है, मिटोनमी और सिनेडकी। देखो, मिटोनमी और सिनेडकी में क्या होगा? इसमें अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना है तो आप इसी से रिलेटेड दूसरी चीज के बारे में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहना है कि मैंने विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क्स को पढ़ लिया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव रेड ऑल द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। लेकिन सेम सेंटेंस को अगर मुझे मिटोनमी में कहना है तो फिर मैं कहूंगा आई रेड विलियम शेक्सपियर। ऐसे ही सिनेडकी में क्या होगा? पार्ट का यूज होगा होल के लिए और होल का यूज होगा पार्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहना हो ऑल द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ यूरोप कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। यहाँ पे बेस्ट ब्रेन किसके लिए बोला गया है? ऑल द इंटेलिजेंट पीपल ऑफ यूरोप के लिए बोला है। तो ध्यान रखना, मिटोनमी और सिनेडकी ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको क्लासिफाइड किया गया है एसोसिएशन के आधार पर। चौथा क्लासिफिकेशन है कंस्ट्रक्शन के आधार पर। कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनको कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें आएगा क्लाइमिक्स और एंटी क्लाइमिक्स। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच की क्लासिफिकेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए सिमिली का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा रिजेम्बलेंस के आधार पर। आज हम लोग सिमिली को डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी अगर एग्जाम्पल्स पूछा गया है तो इस वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा। और सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट या टेंजिबल क्लू मिलता है। क्या? सो, लाइक और एज। देखो, एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी पूछा जा चुका है। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है और इसमें कंपैरिजन वर्ड क्या यूज होता है? सो, लाइक, एज। ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? कंपैरिजन वर्ड सो, लाइक, एज। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसमें सो, लाइक, एज ना हो और उसके बावजूद भी वो सिमिली हो। हर एक सिमिली के एग्जाम्पल में आपको कंपैरिजन वर्ड सो, लाइक, एज मिलेगा। इसके 3 एक्सेप्शन है जिसको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, जिसमें कंपैरिजन वर्ड सो, लाइक, एज रहेगा, उसके बावजूद भी वो सिमिली नहीं होगा। देखो, पहला एग्जांपल है इट ड्रॉप एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखो, कंपैरिजन वर्ड एज है और इट यानी मर्सी की तुलना किससे की गई है? जेंटल रेन से की गई है। और ये लाइन आपको याद आ रहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। और ये लाइन पोर्सिया साइला को कहती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1596 में आती है। नेक्स्ट एग्जांपल है द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक पेसेंट एंथ्राइज्ड अपॉन द टेबल। ये जो है एग्जांपल पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है और ये लाइन टीएस इलियट के पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक से ली गई है। और यहाँ पे ध्यान रखना, कंपैरिजन वर्ड लाइक का यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। और यहाँ पे देखो, इवनिंग की तुलना किससे की गई है? एक ऐसे पेशेंट से की गई है
जो बेहोशी की हालत में टेबल पर लेटा पड़ा है। तो ध्यान रखना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। नेक्स्ट देखो, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, ये पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है और ये लाइन रॉबर्ट बर्न्स के पोएम रेड रेड रोज से ली गई है। कॉम्प्रिजन वर्ड लाइक आपको दिख रहा है, बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। ठीक है, लव की तुलना किससे की गई है, रेड रोज से की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल्स है, thy soul was like a star and dwelt apart, thou hadst wise whose song was like the sea। ये दोनों ध्यान रखना लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम लंदन 1802 में आते हैं और ये पोएम पब्लिश होती है 1807 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। देखो पहले लाइन में thy soul यानी जॉन मिल्टन की तुलना किससे की जा रही है, स्टार से की जा रही है और यहाँ पे देखो कॉम्प्रिजन वर्ड लाइक दिख रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। इसके बाद वाली लाइन में देखो दाई हैडेस्ट वाइज, यहाँ पे जॉन मिल्टन के पोएटिक वाइज की बात हो रही है, इसकी तुलना किससे की जा रही है, समुद्र से की जा रही है। कॉम्प्रिजन वर्ड लाइक है, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। ये बहुत ही सुंदर लाइन है, ये सरोजनी नायडू के पोएम पैलेंक्विन बेरर से लिया गया है। शी यानी पैलेंक्विन बेरर की बात कर हो रही है, यानी उस राजकुमारी की जो पालकी में बैठी है और जब उसको लेके जाया जा रहा था तो उसकी पालकी क्या कर रही थी, स्वे कर रही थी, इधर उधर मूव कर रही थी और उसकी तुलना किससे की गई है, ध्यान रखना उसकी तुलना की गई है एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे बच्चे से जो स्वप्न में उसके चेहरे पे मुस्कान आती है और जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द असेरियन केम डाउन लाइक द वुल्फ ऑन द फोल्ड। यहाँ पे देखो बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कॉम्प्रिजन वर्ड लाइक दिख रहा है और असेरियन यानी पीपल ऑफ असेरिया की बात हो रही है, इसकी तुलना उल्फ ऑन द फोल्ड से की गई है। नेक्स्ट है, द राइचियस शेल फ्लरिश एज द पाम ट्री। राइचियस यानी मॉरली गुड पीपल, मॉरली गुड जो पीपल होते हैं वो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जैसे कि पाम ट्री का ग्रोथ होता है और यहाँ पे कॉम्प्रिजन वर्ड एज का यूज है, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ ड्राउजी मैन। ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है और ये लाइन विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग जॉन से ली गई है एक्ट 3 सीन 4 से। ठीक है, और यहाँ पे देखो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे होगा सिमिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिजन वर्ड एज का यूज किया गया है। लाइफ उतना बोरिंग है, उतना उबाऊ है जितना अगर किसी व्यक्ति को नींद आ रही हो सेम स्टोरी को दोबारा सुनाई जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, वर्ड्स आर लाइक लीव्स एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड। बहुत ही सुंदर लाइन है और ये लाइन अलेक्जेंडर पोप के पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है और यहाँ पे देखो वर्ड्स की तुलना किससे की गई है, लीव से। कॉम्प्रिजन वर्ड लाइक दिख रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। जहां पे पत्ते ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे फ्रूट्स होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वैसे ही जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलेगा उसकी बातों में सेंस होने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की तुलना किससे की गई है, लीव से की गई है। नेक्स्ट लाइन है, एज द डियर पैंट्स आफ्टर द वाटर ब्रुक्स सो माई सोल पैंट्स आफ्टर यू ओ गॉड। ये लाइन बाइबल से ली गई है, किसका एग्जाम्पल है, ये है सिमिली का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिजन वर्ड सो दिख रहा है। ठीक है, और देखो इस लाइन का मतलब है, जिस तरह से प्यासा हिरन व्याकुल हो जाता है, पैंट्स मतलब हाफना यानी व्याकुल हो जाना, वाटर ब्रुक के लिए, ठीक वैसे ही मेरी आत्मा ओ गॉड आपको पाने के लिए या आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। तो ध्यान रखना ये लाइन बाइबल से ली गई है और ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। नेक्स्ट लाइन है, कर्सेस आर लाइक चिकन्स दे कम होम टू रोस्ट। ये लाइन जो है कहां से ली गई है, चौसर की एक बहुत ही पॉपुलर वर्क आती है कैंटरबरी टेल, वहां से ली गई है। उसमें भी जब पार्सन अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तो फिर ये लाइन बोलता है। कैंटरबरी टेल्स आपको अच्छे से पता है, इसमें कुल मिलाकर 24 स्टोरीज होते हैं और इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 31 कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कर्सिस की तुलना किससे की गई, चिकन से की गई है। कॉम्प्रिजन वर्ड लाइक का यूज हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। रूस्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर चिकन्स लिव, ठीक है, जिसको बसेरा कहते हैं। तो जिस प्रकार से चिकन शाम को अपने बसेरे में आती है, ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, गलत बोलता है, तो उसका परिणाम भी उसी को भुगतना पड़ता है। तो कर्सिस की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, चिकन से, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट है, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन। ये लाइन कार्लाइल के द्वारा बोला गया है, बहुत अच्छी लाइन है।
यहाँ पे देखो मेहनत कितनी की जाए इसकी तुलना किससे की गई है, अर्थ से की गई है। लेबर वाइड एज द अर्थ, कंपैरिजन वर्ड यहाँ पे एज का यूज हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। नेक्स्ट देखो, लाइक द dew ऑन द माउंटेन, लाइक द फोम ऑन द रिवर, लाइक द बबल ऑन द फाउंटेन। ये भी देखो बहुत अच्छी लाइन है, और ये लाइन कहाँ से आती है, वॉल्टर स्कॉट की पोएम है कोरोनेज से। कोरोनेज एक फ्यूनरल बर्ड होती है स्कॉटलैंड आयरलैंड की। इस लाइन में ये बताया गया है कि कोरोनेज जो कि एक फ्यूनरल बर्ड होती है, वो ठीक वैसे ही चला जाता है जैसे माउंटेन का ड्यू चला जाता है, रिवर का फोम चला जाता है, और फाउंटेन का बबल चला जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्ड लाइक का यूज हुआ है, आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। नेक्स्ट है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सरी which like the toad ugly and venomous wears still a precious jewel in its head। ये लाइन ध्यान रखना ड्यूक सीनियर के द्वारा बोली जाती है एज यू लाइक इट में। और एज यू लाइक इट प्ले कब आती है, 1599 में आती है। विलियम शेक्सपियर की 37 प्लेस को कैटेगरी वाइज मैंने बहुत अच्छे से आपको याद कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखो इस लाइन का मतलब यही है कि मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी भी विपत्ति आ जाए फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया रहता है। ठीक वैसे ही कोई मेढक हो जो बहुत ही अगली वेनमस हो, फिर भी उसके सर पर जो है प्रीसियस ज्वेल रहता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्ड लाइक का यूज हुआ है। वैसे मैंने एज यू लाइक इट के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, फैक्ट्स और लाइंस को बहुत अच्छे से याद कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। नेक्स्ट लाइन है, एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस फ्लो, he who would search for pearls must die below। बहुत ही सुंदर लाइन है। ये लाइन जॉन ड्राइडन के द्वारा बोली जाती है ऑल फॉर लव में। ये फुल लेंथ की प्ले है, यानी 5 एक्ट की प्ले है, और इसको लिखा जाता है 1677 में और पब्लिश किया जाता है 1678 में। और ऑल फॉर लव का सब टाइटल है द वर्ल्ड लॉस्ट। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर की तुलना किससे की गई, स्ट्रॉ से। कॉम्प्रेशन वर्ड लाइक दिख रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिंपली बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई करेंगे। एरर जो है स्ट्रॉ की तरह होता है, भूसे की तरह होता है जो सरफेस पे रहता है। और अगर आपको मोती चुनना है तो फिर आपको समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। इस लाइन का भावार्थ यही है कि अगर आपको सफलता बड़ी पानी है तो फिर मेहनत भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन है, एट वंस दे रश टुगेदर एज टू ईगल्स ऑन वन प्रे come rushing down together from the clouds, one from east, one from west। बहुत ही सुंदर लाइन है। मैथो और नॉल की एक वर्क होती है सोहराब एंड रुस्तम से ये लाइन ली गई है। सोहराब ये बेटा होता है, रुस्तम ये इसका पिता होता है। युद्ध के मैदान में ये दोनों आमने सामने होते हैं और रुस्तम जो है अपने बेटे सोहराब की इस युद्ध में हत्या कर देता है। और ये किस तरह से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, इनकी तुलना जो है दो ईगल से की गई है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्ड एज का यूज किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। जैसे दो ईगल्स बादलों से निकल करके अचानक से एक अपने शिकार पर क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, झपट्टा मारते हैं, जो एक ईस्ट से आता है और दूसरा वेस्ट से आता है। ठीक वैसे ही सोहराब और रुस्तम भी युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स सो साइन अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। बहुत ही सुंदर लाइन है। जितनी दूर तक एक छोटे से कैंडल का प्रकाश फैलता है उतनी ही दूर तक इस नॉटी वर्ल्ड में यानी इस पतित संसार में अच्छे काम का प्रभाव फैलता है। यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्ड सो का यूज हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेडी स्काइज। क्लाइम्स का मतलब क्लाइमेट और स्टारी का मतलब स्टार्स। ठीक है, और ये लाइन जो है लॉर्ड बैरन के पोएम सी वॉक्स इन ब्यूटी से किया गया है। कॉम्प्रेशन वर्ड लाइक का यूज किया गया है। सी वॉक्स इन ब्यूटी की तुलना द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइमेट एंड स्टारी स्काई से की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम इट इज ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री से लिया गया है। सोनेट है, ठीक है, और ये सोनेट लिखा जाता है 1802 में और इसको 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल इवनिंग की तुलना किससे की गई है, नन से की गई है। कॉम्प्रेशन वर्ड यहाँ पे एज दिख रहा है, बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा।
नेक्स्ट है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? क्लाउड से कर रहे हैं। इस तरीके से वो खुद एमलेसली इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कि आसमान में क्लाउड एमलेसली इधर उधर मूव कर रहा हो। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? डैफोडिल से। और इस पोएम को भी 1802 में लिखा जाता है और 1807 पोएम्स इन टू वॉल्यूम में पब्लिश कराया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। ये लाइन क्रिस्टीना रोसेटी के पोएम अ बर्थडे से ली गई है और यहाँ पे हार्ट की तुलना किससे की गई है? सिंगिंग बर्ड से की गई है। इसमें आपको कंपैरिजन वर्ड लाइक दिख रहा है, बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली। इसके बाद है हर ड्रेस इज व्हाइट लाइक स्नो और यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड लाइक दिख रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। watches from his mountain walls and like a thunderbolt he पर दिख रहा है। और ये लाइन अल्फ्रेड लॉटेंसन की पोएम द ईगल से ली गई है। इस लाइन में उसके फॉल होने की तुलना थंडरबोल्ट के फॉल होने से की गई है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड लाइक का यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। नेक्स्ट लाइन है क्रिश्चियनिटी सोन लाइक अ बेकन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म। ये लाइन जो है ड्रीम ऑफ रूट से ली गई है और क्रिश्चियनिटी की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? सर्च लाइट से की गई है, ठीक है, लाइट हाउस से की गई है। पैगनिज्म का मतलब होता है मूर्ति पूजा। तो जब मूर्ति पूजा का जो है अति हो जाता है, जो एक्सट्रीम हो जाता है, उसमें क्रिश्चियनिटी एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। तो ध्यान रखना क्रिश्चियनिटी की तुलना किससे की गई है? बेकन से की गई है। और faces as a book where men may read strange matters। यहाँ पे देखो फेस की तुलना किससे की गई है? बुक से की गई है। कंपैरिजन वर्ड एज का यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? लेडी मैकबेथ किससे बोलती है? मैकबेथ। मैकबेथ के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लाइंस और फैक्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सिमिली के 3 एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है। इसमें आपको सो लाइक एज मिलेगा, इसके बावजूद भी ये सिमिली नहीं होगा। ये 3 एग्जांपल्स हैं, प्लीज स्लीप माय कार्स एंड हर सॉफ्ट लाइक दी। देखो यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड लाइक है, इसके बावजूद भी ये सिमिली ना होकर के एपॉस्ट्रोफी है। दूसरा है गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन वर्ड एज है, इसके बावजूद भी ये सिमिली ना होकर के एंटीथेसिस है। और तीसरा है दे स्पीक लाइक सेंट एंड एक्ट्स लाइक डेविल्स। यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन वर्ड लाइक आपको दिख रहा है, इसके बावजूद भी ये सिमिली ना होकर के एंटीथेसिस है। इनको याद कैसे करना है? बहुत आसानी से मैं आपको याद कराऊंगा। देखो पहला जो सेंटेंस है प्लीट, प्लीट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो ये सेंटेंस आपको एड्रेस भी कर रहा है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आगे आपको कंपैरिजन वर्ड लाइक मिलेगा, इसके बावजूद भी ये सिमिली ना होकर के एपॉस्ट्रोफी है। चूंकि ये एड्रेस कर रहा है इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपॉस्ट्रोफी होगा। दूसरा देखो गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट। तो देखो आपको एक विलियम शेक्सपियर की प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है। जब वो कास्केट को ओपन करता है तो उसमें एक लाइन लिखा रहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब ये है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आपको सिर्फ इतना को रिलेट करना है। इस सेंटेंस में भी देखो गोल्डन से स्टार्ट हो रहा है, तो गोल्डन से आपको बस इतना याद रखना है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक वैसे ही इस सेंटेंस में भी कंपैरिजन वर्ड एज आया है, इसके बावजूद भी ये सिमिली नहीं होगा। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस कैसे होगा? देखो गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स का मतलब होता है रिच पीपल और चिमनी स्वीपर्स का मतलब होता है पुअर पीपल। चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सभी का डेथ इनएविटेबल है, यानी सभी की डेथ क्या है? होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखो 2 कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंटीथेसिस होगा। और लास्ट देखो यहाँ पे है दे स्पीक लाइक सेंट एंड एक्ट लाइक डेविल्स। वो सेंट की तरह तो बोलता है लेकिन डेविल की तरह बिहेव करता है। तो 2 अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंटीथेसिस होगा। देखो सिमिली और उसके एग्जांपल्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे एग्जांपल्स आप तैयार रखेंगे, एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटाफर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।